29 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। हिंडाल्को कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी गई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की गई, मगर यह राहत जिस इंसान के लिए आई वो इस दुनिया में नहीं था। दिसंबर 2024 में देहांत के करीब 2 साल बाद उन्हें बेगुनाह आज साबित किया गया। ये कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 2015 में सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, मामला बंद हो जाना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। ट्रायल कोर्ट के जज भारत परासर ने सीबीआई की अपनी ही रिपोर्ट ठुकरा दी और मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन भेज दिया। अब यहाँ कई सवाल जहन में आते हैं। एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में उन सारे सवालों के जवाब। एक्सपोज फाइल्स के इस एपिसोड में कहानी कोल घोटाले की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल था 1991। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। सोने का भंडार गिरवी रखना पड़ा था। विदेशी मुद्रा बस कुछ ही हफ्तों की बची थी। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने दशकों पुराना लाइसेंस राज तोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए गए। अगले ही साल यानी 1992 में कोयला मंत्रालय ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। उसका काम था, जो कंपनीज अपने कारखानों के लिए कोयला ब्लॉक मांग रही हैं उनकी अर्जियां परखो और तय करो कि किसे ब्लॉक दिया जाना चाहिए और किसे नहीं। उस वक्त देश में सिर्फ सरकारी कंपनीज ही जैसे कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलरीज ऐसी ही कंपनीज कोयला निकालती थीं। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देश में तेजी से उद्योग बढ़ने लगे। बिजली और स्टील की मांग अचानक बहुत तेज हो गई और सरकारी कंपनीज के पास अकेले इतने बड़े पावर प्लांट लगाने का बजट नहीं था। सरकार ने कैप्टिव माइनिंग नीति के तहत प्राइवेट कंपनीज को भी कोयला खदानें देने का फैसला किया। 143 कोयला ब्लॉक की लिस्ट पहली दफा बना दी गई, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 216 कर दिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी का यही तरीका अगले 18 साल तक यूं ही चलता रहा। लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। कैग, जो भारत के सरकारी खर्चों की जांच करने वाली संस्था है, उसने 2004 से 2009 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन का ऑडिट किया। रिपोर्ट अभी ड्राफ्ट स्टेज पर थी, यानी अभी फाइनल नहीं हुई थी। 22 मार्च 2012 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छाप दी। कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट के हवाले से दावा कर दिया कि सरकार ने 2004 से 2009 के बीच बिना नीलामी के 155 कोयला ब्लॉक्स बांटकर कंपनीज को 10,67,000 करोड़ रुपए का अनड्यू बेनिफिट पहुंचा दिया है। यह आंकड़ा देखते ही देखते हर तरफ फैलता गया। अप्रैल मई 2012 तक कई बड़े नामों पर उंगलियां उठने लगीं। मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल, प्रेमचंद गुप्ता और कई और लोग। विपक्ष, खासकर बीजेपी और जेडीयू ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर मीरा कुमार को कार्यवाही रोकनी पड़ी। मीडिया ने इसे नाम दे दिया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। 10,67,000 करोड़। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि जनता का दिमाग सुन्न हो रहा था और हर चैनल पर यही चल रहा था। स्टूडियो में बहसें हो रही थी, ग्राफिक्स बन रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। मगर इसी बीच एक खत आया। कैग के तत्कालीन प्रमुख विनोद राय के दफ्तर से प्रधानमंत्री को लिखा गया एक खत। ये रिपोर्ट अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है और इसे लीक किया गया है। किसने भेजा वो खत? जो आंकड़े मीडिया में चल रहे हैं वो बेहद भ्रामक तरीके से पेश किए जा रहे हैं, उस खत में लिखा था। लेकिन जब तक कैग ने ये खुद बात कही तब तक आग फैल चुकी थी। यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है, वो ड्राफ्ट जो लीक हुआ वो कैसे हुआ, किसने लीक किया और क्यों उसी वक्त लीक हुआ जब चुनाव नज़दीक थे? ये सवाल आज तक बेजवाब है। 29 मई 2012 को मनमोहन सिंह को खुद को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और उस दिन उन्होंने एक बात कही जो उनकी पूरी शख्सियत को बयान करती है। अगर मैं इस मामले में दोषी पाया जाता हूं तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर ने सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत दी कि सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाया है। 31 मई 2012 सीवीसी ने सीबीआई को इस मामले में जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। पहले आओ पहले पाओ नीति कोई नई नहीं थी। ये 1992 से चल रही थी, कई सरकारों के दौर में चली थी, कई प्रधानमंत्रियों के दौर में, मगर जांच का दायरा तय किया गया 2004 से 2009 तक। जून 2012 कोयला मंत्रालय ने खुद एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया और कोयला ब्लॉक बांटने के तरीके की समीक्षा शुरू की।
फिर 25 अगस्त 2012 को कैग की फाइनल रिपोर्ट संसद में पेश हुई और यहाँ एक बात ध्यान से देखिए। मार्च 2012 में जो ड्राफ्ट लीक हुआ था उसमें नुकसान का आंकड़ा था 10,67,000 करोड़ रुपए। अगस्त 2012 में जब फाइनल रिपोर्ट आई तो वही आंकड़ा घट करके 1,86,000 करोड़ रह गया, यानी करीब 82% कम। जो आंकड़ा महीनों तक हर चैनल पर चला वो फाइनल रिपोर्ट में 82% सिकुड़ गया। मगर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये नुकसान था क्या? सिर्फ एक अनुमान था कि जो अगर कोल ब्लॉक बिना नीलामी के बेचे गए वो अगर नीलामी के साथ बेचे जाते तो शायद पैसा ज्यादा मिल सकता था, मुनाफा ज्यादा हो सकता था, शायद। क्योंकि नीलामी में क्या दाम मिलता ये कोई नहीं जानता, इसलिए शायद। और ये अनुमान भी सही तरीके से नहीं निकाला गया। पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बाद में कहा भी कि कैग का हिसाब लगाने का तरीका गलत था। कोलगेट हो गया था। ओके। हाँ, तो कोल स्कैम मेरा ये मानना था, गलतियां उसमें हुई थी, लेकिन इसको स्कैम कहना ठीक नहीं है। वो भी मैंने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है, इसे बहुत विस्तार से। आई हैव कंटेस्टेड व्हाट द सीएजी हैज डन, has said, have calculated again, have said his calculations were wrong, and no one has come back to me and saying that what my calculations are wrong. हर खदान में कोयला निकालने का खर्च अलग होता है। कोल इंडिया की अपनी खनन लागत 400 रुपए से लेकर 4,000 रुपए प्रति टन तक जाती है। सबका एक औसत निकालना और उसी आधार पर नुकसान का आंकड़ा तय करना ये सही तरीका नहीं था। 27 अगस्त 2012 को मनमोहन सिंह संसद में खुद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा गलत है। ये ब्लॉक कंपनीज को इसलिए दिए गए थे ताकि वो अपने कारखानों के लिए कोयला इस्तेमाल करें, न कि बेचकर खुद मुनाफा कमाएं। तो नुकसान कैसे हुआ? कैप्टिव माइनिंग नीति यही कहती थी। मगर इसी दौरान एक और मोर्चा खुल रहा था, टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा से जुड़ा 2G स्कैम। कैग विनोद राय ने इसमें भी करीब 1,76,000 करोड़ के अनुमानित नुकसान का आंकड़ा दे दिया। फिर वही आरोप, बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस बांटे गए, इसलिए नुकसान हुआ। अब दो बड़े आंकड़े थे, कोल और 2G, दोनों अनुमानित थे। दोनों 2004 से 2009 के दौर के थे। दोनों यूपीए सरकार पर थे और दोनों नैरेटिव 2012 से 2014 तक, यानी ठीक लोकसभा चुनाव तक जोर शोर से चलते रहे। संयोग या रणनीति, यह भी एक सवाल है जिसका जवाब आप तय करें। सितंबर 2012 आते आते सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई। दलील थी कि सीबीआई उसी सरकार के अधीन काम करती है जिसकी जांच करनी है। मामले में पीएमओ और वरिष्ठ मंत्रियों तक की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में बिना अदालत की निगरानी के निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील मान ली और सीबीआई की जांच पर खुद नजर रखने का फैसला किया। मार्च 2013 तक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को निर्देश दे दिया कि जांच की जानकारी सरकार के साथ साझा न की जाए। 23 अप्रैल 2013 संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। कहा गया कि 1993 से 2008 के बीच कोयला ब्लॉक्स गलत तरीके से बांटे गए हैं। ध्यान दीजिए, 1993 से 2008 तक, यानी कई सरकारों के दौर में। मगर जांच का दायरा फिर भी सिमटा रहा। 11 जून 2013 सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की नवीन जिंदल और दसाली नारायण राव के खिलाफ। 16 अक्टूबर 2013 दूसरी एफआईआर। इस बार निशाने पर थे उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख। मामला था ओडिशा के तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक का, जो हिंडाल्को कंपनी को दिया गया था। आरोप था कि इस ब्लॉक से नेवेली लिग्नाइट नाम की सरकारी कंपनी को नुकसान हुआ, जो खुद भी इसके लिए अर्जी दे चुकी थी। और यहीं से इस मामले में मनमोहन सिंह का नाम जुड़ गया, क्योंकि उस वक्त जो कोयला मंत्री थे वही थे। मगर अब कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो पूरी जांच की साख पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के सरकारी घर की एक विजिटर डायरी सामने आती है। उसमें दर्ज था कि सिन्हा कोयला और 2G घोटाले के कई आरोपियों से बार बार अपने घर पर मिल रहे थे। वही लोग जिनकी सीबीआई जांच कर रही थी, वही लोग सीबीआई डायरेक्टर के घर पर आ रहे थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा को 2G केस से पूरी तरह दूर रहने का आदेश दे दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सिन्हा की इन मुलाकातों ने कम से कम 3 मामलों की जांच को सीधे प्रभावित किया। नतीजतन अप्रैल 2017 सीबीआई ने खुद अपने पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 25 अगस्त 2014 आया। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। 1993 से 2010 तक बांटे गए कोयला ब्लॉक की पूरी प्रक्रिया एडहॉक और कैजुअल थी, यानी बिना सोचे समझे, बिना किसी पारदर्शी तरीके से की गई थी। एक महीने बाद कोर्ट ने 218 में से 204 कोयला ब्लॉक्स की आवंटन रद्द कर दी। जिन कंपनीज ने इन ब्लॉक से कोयला निकाला था उन पर हर टन पर 295 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया।
वक्त आया जनवरी 2015 का। मोदी सरकार एक अध्यादेश लाई, MMDR यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इसमें लिखा गया, जो पुरानी लीजें बिना नीलामी के दी जा चुकी हैं और जिनकी मियाद खत्म होने वाली है, उन्हें बिना नई नीलामी के आगे बढ़ा दो। कैप्टिव माइनिंग वालों को 2030 तक, बाकियों को 2020 तक। यानी जो गलती पुरानी सरकार की बताई गई थी, उसी तरीके को नई सरकार ने भी अपना लिया था, बिना नीलामी के, बिना नई प्रक्रिया के। एक वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। दावा किया कि 288 लौह अयस्क खनन लीजें बिना किसी मूल्यांकन या नीलामी के 2020 तक बढ़ा दी गई हैं। सरकारी खजाने को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इनमें से ज्यादातर खदानें वेदांता और टाटा ग्रुप जैसी कंपनीज के पास थी, जो बीजेपी को बड़े दान देने वालों में शामिल थे। ये याचिका आज भी लंबित है, फैसला आज तक नहीं आया है। मनमोहन सिंह वाला केस लगातार अब आगे बढ़ ही रहा था। सीबीआई ने तालाबीरा मामले की गहरी जांच की। 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। दोनों बार साफ कहा गया कि मनमोहन सिंह की संलिप्तता साबित करने वाला कोई भी ठोस सबूत नहीं है। मगर मार्च 2015 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की अपनी रिपोर्ट ठुकरा दी और मनमोहन सिंह को समन भेज दिया। उन्हें कुमार मंगलम बिड़ला और पीसी पारेख के साथ इस केस में छठे आरोपी के तौर पर अदालत में तलब किया गया। मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील थी, किसी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए जो कानूनी मंजूरी जरूरी होती है, वो ली नहीं गई है और उन्होंने किसी भी आपराधिक गड़बड़ी से साफ साफ इनकार कर दिया। 1 अप्रैल 2015 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने समन पर स्टे लगा दिया। मगर ये स्टे इंसाफ नहीं था, बस एक रुकावट थी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है और ये मोड़ कई सवाल खड़े करता है। फरवरी 2016 मोदी सरकार ने बैंकिंग सुधारों के तहत एक नई संस्था बनाई, बैंक बोर्ड ब्यूरो। काम था सरकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारी चुनना और उन्हें पूंजी जुटाने की रणनीति में मदद करना। सरकार ने इसका पहला चेयरमैन चुना विनोद राय को। वही विनोद राय जिनके सीएजी दफ्तर से, कैग दफ्तर से वो ड्राफ्ट रिपोर्ट निकली थी, लीक हुई थी, जिसने कोयला घोटाला की आग भड़का दी थी। मगर यहाँ एक पेंच था, वो ये पेंच संविधान में दर्ज है। संविधान का अनुच्छेद 148 का सब क्लॉज 4 कहता है कि कैग अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि कैग जैसा संवैधानिक पद पूरी तरह निष्पक्ष रहे। कोई कैग इस उम्मीद में रिपोर्ट न लिखे कि सरकार को खुश रखने पर रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा पद मिल जाएगा। विनोद राय कैग पद से रिटायर हुए और करीब 32 महीने बाद उन्हें यह नई जिम्मेदारी दे दी गई। कांग्रेस ने इसे इनाम कहा, सरकार ने इसे सुधार। मगर अगले 11 साल ये अपील सुप्रीम कोर्ट में लटकी रही। न केस आगे बढ़ा, न पीछे गया, न दोष साबित हुआ, न बेगुनाही। और इन्हीं 11 सालों में मनमोहन सिंह की उम्र 82 से 92 हो गई। हर अखबार में कोयला घोटाले के आरोपी के तौर पर उनका नाम लगातार छपता रहा। अब बात करते हैं उस सियासत की जो इस पूरे मसले की असली कहानी है। 2012 में जैसे ही कैग की रिपोर्ट आई, बीजेपी ने उसे तुरंत लपक लिया, नाम दिया कोलगेट। बिल्कुल अमेरिका के वाटरगेट स्कैंडल की तर्ज पर। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे। मांग की कि प्रधानमंत्री कैग की साख पर सवाल उठाना बंद करें। सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर दी और सिर्फ कोयला नहीं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी साथ साथ उठाया गया। इन सब को मिलाकर बीजेपी ने एक नैरेटिव खड़ा किया, पॉलिसी पैरालिसिस। कांग्रेस सरकार न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि चलाने के काबिल भी नहीं है। ये नैरेटिव 2012 से 14 तक चला, हर चैनल पर, हर अखबार में, हर चुनावी रैली में। नतीजा 2014 में सामने आया, बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत मिला। 30 साल में पहली बार किसी एक पार्टी को ऐसा जनादेश, और कांग्रेस अपनी सबसे कम सीटों पर सिमट गई। मगर फिर वक्त ने अपना हिसाब किया। 2017 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोयला घोटाले में भी वही पैटर्न धीरे धीरे दिखने लगा। अलग अलग मामलों में एक के बाद एक आरोपी बरी होते गए। मार्च 2026 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को भी बरी कर दिया था। वही नाम जो कभी रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी के बाद चर्चा में आए थे। और 29 जुलाई 2026 को सबसे बड़ा नाम आया, मनमोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सही थी, ट्रायल कोर्ट का समन गलत था, केस बंद। मगर कुछ सवाल अभी भी जिंदा हैं जो मदर ऑफ
ऑल स्कैम्स था वो कहाँ गया, अदालत में साबित क्यों नहीं हुआ, जिस आंकड़े से चुनाव जीता गया वो 82% कम क्यों था। ये सारे सवाल अनकहे हैं, अनसुलझे हैं, शायद इनके जवाब कभी मिल सकें। आप कमेंट करके बताइए अगले रविवार आप देश और दुनिया के कौन से घोटाले की कहानी सुनना चाहते हैं और इस कहानी से आपको क्या समझ आता है। कमेंट करके बताइए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।